हीट कैपेसिटी के बारे में और स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है या मोलर हीट कैपेसिटी किसको कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा मोलर हीट कैपेसिटी को कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी का मकसद है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 mole of substance up to 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, 14.5 से लेकर 15.5 तक। देखिए नेम से जैसे लग रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी का मकसद है कि अगर किसी भी चीज का 1 मोल लें और उस 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो उसके लिए हमें जितनी भी हीट देनी पड़ेगी उसको कहा जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर जो सब्सटेंस का क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो फिक्स होती है, वो होती है 1 मोल। जिस तरह से स्पेसिफिक हीट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर जो थी वो 1 किलोग्राम फिक्स थी, इसी तरह से जो मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर होती है वो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो होती है वो 1 मोल होती है। ठीक है, और 1 मोल का आपको पता है कि इतने मालिक्यूल्स हो जितना एवोगैड्रोस नंबर हो तो वो 1 मोल कहलाता है। तो आप कहेंगे कि अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हम लें और उस 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी भी हमें हीट देनी पड़े उसको कहा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से बना सकते हैं बेटा कि सपोज करें इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक पिस्टन है इस तरह से। ठीक है, अब अगर इसके अंदर इस तरह से हमने 1 मोल ऑफ गैस जो है वो रखा हुआ है, अगर 1 मोल ऑफ गैस हम रखते हैं इसके अंदर और इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाए, ठीक है 1 मोल हम रखते हैं और इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए सपोज करें यहाँ से हम हीट दें तो वो हीट जो इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए तो हम कहेंगे वो हो जाती है मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखिए बेटा ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है इसका फार्मूला होता है Cm इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान एन डेल्टा टी। और इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, आप कह सकते हैं कि ये इसका यूनिट है वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो हम कहेंगे कि ये इसकी मोलर हीट कैपेसिटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि देखिए जब हम किसी भी सब्सटेंस का मोल लेते हैं, अगर हम ले इन केस ऑफ सॉलिड या इन केस ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा, तो उनका जो टेम्परेचर बढ़ने से उनका जो प्रेशर होता है किसी भी चीज के ऊपर वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन जो गैसेस होती हैं, गैसेस जो होती है उनका वॉल्यूम अप्रिशिएबल चेंज होता है हीट देने से,
क्योंकि गैसेस के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा आती है। आपको पता है सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम एक्सपेंशन आती है वो गैसेस के अंदर आती है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, उनको जब हम गर्म करते हैं तो उनमें वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है वो ज्यादा आती है। तो जब हम गैसेस को एक्सपेंड करते, गैसेस को जब हम हीट देते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा एक्सपेंड होता है। तो अगर गैसेस की दो कंडीशन हम ले, ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट लेता हूं फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा, कि गैसेस टू मोलर स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है। तो जो होती है बेटा गैसेस होती हैं उनको दो मोलर स्पेसिफिक हीट्स होती है। गैसेस को इसलिए दो मोलर स्पेसिफिक हीट्स होती है क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर ज्यादा चेंज आती है जब उसको हम गर्म करते हैं, एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो गैसेस होती है उनका वॉल्यूम अप्रिशिएबल चेंज हो जाता है जब उनको हम देते हैं हीट बेटा, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशन बन जाती है। सपोज करें हम एक लेते हैं, दो सिस्टम लेते हैं बेटा। सपोज करें हम दो सिस्टम लेते हैं इस तरह से। अगर इस तरह से हम दो सिस्टम लेते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हैं, एक को हम रखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक को हम रखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। दो हम रख रहे हैं बेटा। अगर हम इस तरह से रखते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, इन दोनों के अंदर सेम गैस का वन वन मोल है, इस तरह से अगर हम करते हैं तो दोनों के अंदर आप कह लें कि वन वन मोल ऑफ आइडियल गैस है और सेम गैस जो है वो आप कहें कि सेम अमाउंट है इसके अंदर। इसके अंदर भी, एक के अंदर भी वन मोल है और दूसरे के अंदर भी वन मोल है। आप इसको कह लें कांस्टेंट, इसके अंदर ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और इसके अंदर ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। हमने दो लिए हुए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है और दूसरा कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर भी वन मोल गैस है, इसके अंदर भी क्या है, वन मोल गैस है। अब अगर दोनों को हम हीट देंगे, इसको भी हम हीट देते हैं और इसको भी हम हीट देते हैं, ठीक है। दोनों को अगर हम हीट देते हैं तो आपको पता है कि इसके अंदर जो होगा वो वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। इसके अंदर वॉल्यूम चेंज होगा और हमारी ये जो होगा प्रेशर P1 से V1 से T1 से ये चला जाएगा P1 V2 T2। तो इसके अंदर जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, इसके अंदर आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है, देयरफॉर वर्क जीरो होगा और टोटल हीट सप्लाइड किस में चली जाएगी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर टोटल हमारी गिवन हीट जो होती है वो किस में चली जाती है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में। जबकि इस सिस्टम के अंदर डेल्टा वी जीरो नहीं है तो वर्क जीरो नहीं होगा। इसलिए अगर हम इसके अंदर फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और वर्क भी होगा। तो अगर किसी भी गैस के वन मोल को कांस्टेंट प्रेशर पे रखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम हीट देंगे तो वो हमारी गिवन हीट दो कामों में इस्तेमाल होगी। एक तो इसका जो है वो वॉल्यूम चेंज होगा इसलिए वर्क होगा और दूसरा इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। जबकि इसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख के गैस को गर्म करोगे तो थोड़ी हीट देने से गर्म हो जाएगी, जबकि यहाँ पे ज्यादा जो है वो हीट देने से वही सेम 1 मोल गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम हीट देंगे उसका सम पार्ट वर्क में चला जाएगा। सपोज करें अगर यहाँ पे आपको 50 जूल देनी पड़ती है तो यहाँ पे आपको 50 जूल से ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस हीट का सम पार्ट किस में चला जाएगा, वर्क में चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि गैसेस जो होती हैं उनको, सेम गैस को अगर दो डिफरेंट कंडीशंस में उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो उन दोनों कंडीशन में उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप इसको फिर इस तरह से, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि अगर सेम गैस है, उसका 1 मोल यहाँ पे भी है, 1 मोल यहाँ पे, अगर उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ाओगे या कांस्टेंट प्रेशर पे रख के उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे तो दोनों कंडीशन के अंदर आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेम गैस को अगर दो मुख्तलिफ तरीकों से उसका स्टेट सेम रखोगे, सपोज करें टेम्परेचर को स्टेट कह दे कि अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर 14.5 है, इसका इनिशियल 14.5 है, अगर इसका टेम्परेचर 15.5 करते हैं, इसका टेम्परेचर भी 15.5 करते हैं, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे हीट आपको कम देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी गिवन हीट टेम्परेचर चेंज में जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि सारी गिवन हीट वर्क में नहीं जाएगी, सम अमाउंट किस में चला जाएगा, सम अमाउंट वर्क में भी चला जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब गैस को, सेम गैस को दो डिफरेंट कंडीशंस में रख के हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो दो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट हीट देनी पड़ती है, और इसी को हम कहते हैं पाथ, के हीट गिवन टू द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन पाथ, के सेम टेम्परेचर चेंज करने के लिए इस पाथ से कम हीट देनी पड़ी है और इस पाथ से ज्यादा हीट देनी पड़ी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो हम कहते हैं ना कि हीट सप्लाई डिपेंड्स अपॉन पाथ, वही ये पाथ वाली बात फिर आ गई कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो तो आपको कम हीट देनी पड़ती है, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर से 1 डिग्री बढ़ाते हो तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। मींस सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हीट सप्लाइड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो पाथ पे, जबकि इंटरनल एनर्जी नहीं करती। इसके अंदर भी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज, इसके अंदर भी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज, तो इंटरनल एनर्जी दोनों कंडीशन के अंदर सेम चेंज हुई, हीट सप्लाइड दोनों कंडीशन के अंदर डिफरेंट है, वर्क दोनों कंडीशन के अंदर डिफरेंट है, इसके अंदर वर्क है, इसके अंदर वर्क नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट सप्लाइड पाथ पे डिपेंड करती है, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की चेंज दोनों सिस्टम्स में सेम है अगर टेम्परेचर दोनों कंडीशन में सेम चेंज है। ठीक है, तो ये हो गई फिर वही सेम बात जो पाथ वाली अब बार बार पूछ रहे थे। तो ये हो गया बेटा कि गैस को, अगर सेम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखोगे, सेम गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे रखोगे, तो दोनों कंडीशन के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट देनी पड़ेगी, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर आपकी गिवन हीट इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क दोनों में जाती है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपकी गिवन हीट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पे जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब के अंदर एक होती है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
to raise temperature of 1 mole of substance up to 1 degree Celsius at constant वॉल्यूम। इसको कहा जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम रखें तो इसको कहा जाता है मोलर ठीक है, तो इसको कहा जाता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of substance up to 1 degree Celsius at constant volume। और इसको कहा जाता है बेटा CV से हम इसको जाहिर करते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं CV। ठीक है, इसको हम कहते हैं CV। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है N, ठीक है, CV डेल्टा T। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहां से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो हीट सप्लाइड हो जाएगी डेल्टा Q इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV करेंगे N डेल्टा T के बराबर आ जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी NCV डेल्टा T, जबकि इस कंडीशन के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी NCP डेल्टा T। CP का मकसद है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसकी भी मैं लिख लेता हूं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम रखें तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम रखेंगे अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature up to 1 degree Celsius at constant pressure। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर रखें तो कहा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास दो। और क्यों होती है इसका रीजन मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट देते हैं उसका सम पार्ट वर्क में चला जाता है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टोटल हीट गिवन जो होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर होती है, इसलिए ये इसका रीजन है। ठीक है, रीजन आप इस तरह से मैं यहाँ पे रीजन भी लिख लेता हूं इसका कि दोनों का रीजन क्या है, डिफरेंट होने का रीजन क्या है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम total heat supplied is converted into change in internal energy, whereas at constant pressure heat supplied is converted into change of internal energy
प्लस वर्क डन। ठीक है, दोनों में जाती है, इसलिए आप कहोगे कि जो है वो डिफरेंट होती है। और आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं बेटा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर देन होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए चेंज होती है क्योंकि उसके कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए डेल्टा क्यू की वैल्यू ज्यादा होती है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी की वैल्यू ज्यादा आएगी, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर कम आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल दोनों के अंदर सेम है, चेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों के अंदर सेम है, लेकिन हीट सप्लाइड दोनों के अंदर डिफरेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम हीट सप्लाइड होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट सप्लाइड होती है, इसलिए हम कहेंगे कि सीपी ग्रेटर देन होती है सीवी के। क्या आप कह सकते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं आगे। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। ठीक है बेटा, डिफरेंस अब जैसे हमने डिस्कस किया कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होती है और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कम होती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट्स जो होती है उनके दरमियान डिफरेंस है कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कितना डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी, इसको आप कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी ये कितना होता है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा आपको पता है कि सपोज करें इस तरह से हम दो सिस्टम लेते हैं, एक हम लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सिस्टम, ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम वाला सिस्टम, और ये हो गया आपके पास कांस्टेंट प्रेशर वाला सिस्टम। दो आपने सिस्टम लिए, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला लिया और एक आपने लिया कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, इस तरह से, इस तरह से हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर दो सिस्टम्स हैं, इस तरह से अगर हमारे पास दो सिस्टम है, दोनों के अंदर हमने जो है वो 1 मोल रखा हुआ है। एक है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, ठीक है, इसको रॉबर्ट मेयर्स फार्मूला भी कहा जाता है, कांस्टेंट प्रेशर है। और ये जो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, ये इक्वेशन किसके लिए है? ये इक्वेशन जो होती है बेटा, ये है सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए। ये जो इक्वेशन हम करेंगे, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड रहेगी, ये वैलिड रहेगी सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए वैलिड रहेगी। बाकी गैसेस की क्या वैल्यूज होती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास डिफरेंस। अगर हम निकालना चाहें तो किस तरह से हम निकालेंगे बेटा? देखिए अभी हमने पढ़ा है बेटा कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देंगे, ठीक है, यहां से अगर हम हीट सप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी हीट सप्लाई करते हैं, तो इस केस के अंदर बेटा अगर हम देखते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा, आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हम हीट देंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी गिवन हीट जो होगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू के अंदर चेंज होगी। और देखिए बेटा डेल्टा क्यू
इज इक्वल टू डेल्टा यू के अंदर हो जाएगी। और इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, और इसके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, वो किसके बराबर होती है? एन सी वी डेल्टा टी। ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन 1। ये कांस्टेंट वॉल्यूम की इक्वेशन। देखिए बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम रखते हैं, टोटल गिवन हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। और आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा क्यू होती है एनसीवी डेल्टा टी, देयरफॉर डेल्टा यू जो होती है ये चली जाती है, जो है वो एनसीवी डेल्टा टी के अंदर हो जाती है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम करते हैं बेटा, तो कांस्टेंट प्रेशर के अंदर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करेंगे तो ये बेटा भले लिख लें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाता है इसके लिए। अगर इसके लिए हम लिखेंगे तो डेल्टा क्यू हो जाएगी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, या ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है बेटा, अगर हम इस तरह से करते हैं तो इसके अंदर जो होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब इसके अंदर हीट सप्लाई टोटल चली जाती है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के अंदर, और इसके अंदर जो हमारी टोटल गिवन हीट होती है वो दो कामों में इस्तेमाल होती है। एक होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, प्लस किस में चला जाता है? प्लस चला जाता है वर्क डन के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर कर सकते हैं कि ये जो होती है इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवी, क्योंकि डेल्टा क्यू है इसके अंदर, ये आप कह लें भले कि ये इसके अंदर डेल्टा क्यू है और ये इसके अंदर डेल्टा क्यू है। ठीक है, इसको जो है वो आप कर सकते हैं कि इसके अंदर जो डेल्टा क्यू होगी वो हो जाएगी एन सी वी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब अगर आप इसको देखते हैं बेटा तो इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू एन, सॉरी ये बेटा एन सीपी होगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा एन सी पी डेल्टा टी प्लस हो जाएगा बेटा वर्क। और आपको पता है बेटा कि इसके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है बेटा ये हो जाएगी एन सी पी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर जो वर्क होता है वो वर्क हो जाता है बेटा पी डेल्टा वी के। आइसोबैरिक प्रोसेस है क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे और ये किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसके लिए आप करोगे बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू बेटा एन सी पी डेल्टा टी प्लस हो जाएगा पी। देखिए बेटा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, क्योंकि बेटा आपको पता है बेटा पी वी जो होती है ये होती है एन आर टी के। अगर यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम जो हो ये चेंज इन टेम्परेचर में रिजल्ट करेगा,
क्योंकि आपको पता है बेटा कि प्रेशर, इस जो प्रोसेस होता है इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर रहता है कांस्टेंट, देयरफॉर पी डेल्टा वी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एन आर डेल्टा टी के अंदर होगा। और हम यहाँ पे बेटा ले रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज इज सेम इन बोथ कंडीशंस। बेटा दोनों के अंदर हम टेम्परेचर चेंज कितनी ले रहे हैं बेटा, इसके अंदर भी डेल्टा टी हम ले रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर भी हम टेम्परेचर चेंज ले रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर देयरफॉर चेंज इंटरनल एनर्जी की चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, change in internal energy is also same in both conditions। क्योंकि बेटा जब दोनों के अंदर टेम्परेचर चेंज सेम है तो दोनों के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, सेम। क्योंकि हमने पढ़ा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम है। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 14.5 कर ले और दोनों का फाइनल टेम्परेचर जो है वो आप कर ले 15.5। दोनों के अंदर टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर दोनों के अंदर टेम्परेचर चेंज सेम है और दोनों के अंदर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है तो दोनों के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम आएगी। क्योंकि चाहे आप इसको कांस्टेंट वॉल्यूम से लेके जाएं, चाहे आप इसको कांस्टेंट प्रेशर से लेके जाएं, लेकिन दोनों कंडीशंस के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। इंटरनल एनर्जी की चेंज जो होती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है पाथ से बेटा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपान नहीं समझिएगा कि आप इसको अपान समझे, इसलिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। बेटा ये डेल्टा क्यू की वैल्यू है, ये कोई अपान नहीं है, और इसमें भी ये कोई अपान नहीं है बेटा, ये डेल्टा क्यू की वैल्यू है। ठीक है, ये डेल्टा क्यू की वैल्यू है यहाँ पे, ये बेटा डेल्टा क्यू की वैल्यू दी गई। ऐसा नहीं कि आप इसको अपान समझे और फिर यहाँ पे, या 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने आगे लिख दी है, इसलिए डेल्टा क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बेटा मिटा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको इसमें मसला ना हो कि आप समझे कि ये जो है वो कोई अलग चीज है या अपान में। ठीक है, तो ये हो गई बेटा। अब इस तरह से तो देखिए दोनों कंडीशन के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा दोनों कंडीशन में सेम होगी, जब दोनों कंडीशन के अंदर सेम होगी तो ये हो जाएगा बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एन सी वी डेल्टा टी होगा इज इक्वल टू बेटा एट कांस्टेंट जो है वो हमारे पास प्रेशर के अंदर, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है बेटा, एन सी पी डेल्टा टी प्लस, ठीक है बेटा, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया बेटा, एन दोनों में कॉमन है, डेल्टा टी दोनों में बेटा कॉमन है क्योंकि डेल्टा टी दोनों के अंदर सेम है और 1 मोल दोनों के अंदर सेम है बेटा। तो एन डेल्टा टी ये होगा सी पी प्लस एन डेल्टा टी ये हो जाएगा बेटा आर। तो ये समय है, कैंसल हो जाएगा बेटा, सी वी इज इक्वल टू सी पी प्लस आर। ठीक है बेटा, या सी पी, ठीक है, माइनस, एक मिनट,
एक एक मिनट बेटा, यहाँ पे माइनस है, मैंने प्लस दे दिए बेटा। ठीक है, ये माइनस है, मैंने यहाँ पे बेटा प्लस दे दिए। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है। ठीक है, ये मैंने प्लस दे दिए बेटा। ठीक है, अब आप इसको करोगे इस तरह से बेटा, ये सिंबल में फर्क है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, अब आ जाएगा, तो ये होगा हमारे पास बेटा सीपी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सीपी माइनस आर। अब आप इसको कर सकते हैं बेटा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आर। ये रिलेशन होगा बेटा फॉर आइडियल गैसेस बेटा। ठीक है, ये आइडियल गैसेस के लिए होता है। आइडियल गैस के लिए ये रिलेशन होता है कि सीपी माइनस सीवी जो होता है, ये किसके बराबर होता है बेटा, आर के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई आपके पास आइडियल गैस है, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर के इक्वल। अब बेटा इसके अंदर अगर हमारे पास डायटोमिक है, मोनोएटोमिक गैसेस है, डिफरेंट गैसेस है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो चार्ट बहुत ही जो है वो आपके लिए यूजफुल होगा, ये चार्ट मैं आपको बताता हूं, और इसी की बुनियाद पे ज्यादातर क्वेश्चंस आए थे जो एंट्री टेस्ट के अंदर। देखें अपने बुक के अंदर सिर्फ ये कहा गया कि आइडियल गैसेस का रिलेशन दिया गया, जिसको मेयर्स फार्मूला भी कहा जाता है। अब इसके अंदर कुछ रिलेशंस और भी हैं बेटा, इसके अंदर कुछ रिलेशंस इस तरह से दिए गए हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं बेटा। देखें, ये हमारे पास कुछ बेटा ये रिलेशंस हैं। देखिए इन वैल्यूज से बेटा जो क्वेश्चन आए थे वो इन वैल्यूज से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एंट्री टेस्ट के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं बेटा वो इन वैल्यूज से आए हैं, या इन वैल्यूज की बुनियाद पे जो है ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब ये हमारे पास है बेटा सीवी, और ये हमारे पास है बेटा सीपी। इसको मैं नजर अच्छी पे नजर आ रहा है बेटा, पढ़ने में आ रहा है ये, पढ़ने में अच्छे पे। देखिए बेटा, अगर अब हम करते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस जो होती है बेटा, मोनो एटॉमिक गैसेस की जो होती है, मैं इसके ऊपर फिर लिख भी लेता हूं कि ये है बेटा हमारे पास सीवी, और ये हमारे पास है सीपी, और ये बेटा गामा है। बेटा गामा जो होता है ना, जो हमने था पॉइजन्स फार्मूला कराता है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, गामा होता है सीपी अपान सीवी बेटा। ठीक है, गामा की वैल्यू जो होती है वो सीपी अपान सीवी होती है, और गामा एयर के लिए बेटा, अगर एयर के लिए हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.41 होती है बेटा। ठीक है, गामा एयर के लिए जो होता है वो होता है 1.41, इसकी वैल्यूज होती है डिफरेंट होती है। और ये गामा जो होता है बेटा, ये किसके दरमियान रेशो है, सीपी और सीवी के दरमियान रेशो है। अब अगर मोनोएटॉमिक गैसेस है बेटा, तो इसका सीपी अपान सीवी जो होता है बेटा 3/2 R होता है, सीवी होता है। सीपी क्या होता है बेटा 5/2 होता है बेटा। और इनके दरमियान गामा जो होता है बेटा सीपी अपान सीवी होता है, ये होता है बेटा 1.67 होता है बेटा, इस तरह से। तो ये बेटा इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो सीपी माइनस सीवी भी आप निकाल सकते हैं। अगर बेटा इनका सीपी माइनस सीवी निकाले तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं सीपी माइनस सीवी। ठीक है बेटा, सीपी कितना है बेटा 5/2 माइनस सीवी कितना है 3/2। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू बेटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 - 3 बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू बेटा सेम कौन सा आ गया
आर ही आ गया, क्योंकि सीपी माइनस सीवी क्या होता है बेटा, सीपी माइनस सीवी आर के बराबर होता है। इसलिए मोनो एटॉमिक गैसेस की सीवी होती है 3/2 ऑफ द आर और 5/2 ऑफ द आर होती है। और इसका जो होता है ये जो है वो रेशो होता है इनके दरमियान 1.67। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी बेटा कर सकते हैं कि सीपी माइनस सीवी जो है वो फिर भी देखें आर के बराबर आ गया है। अब अगर डायटोमिक गैसेस है तो इसका बेटा 5/2 ऑफ आर होता है और इसका होता है बेटा 7/2 ऑफ आर होता है बेटा। और इनका जो रेशियो होता है बेटा ये होता है गामा। ये गामा जो होता है ये कितना होता है 1.4 होता है बेटा। ठीक है, किसका होता है, ये डायटोमिक गैसेस का होता है। अगर ट्राइटोमिक हो बेटा तो इसके अंदर ये हो जाएगा 7/2 ऑफ आर और ये होगा बेटा 9/2 ऑफ आर, डिफरेंस वही सेम आएगा। और गामा जो होता है बेटा ये हो जाएगा 1.28। ठीक है, तो देखिए बेटा ये इनके दरमियान ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन जो है वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ एंट्री टेस्ट वाले, तो मैं वो आपको भेज दूंगा इस चैप्टर के लास्ट के अंदर कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आए थे या उनका सोल्यूशन क्या था, वो आपको मैं भेज दूंगा। तो ये जो है वो इसको याद करना है बेटा, इसको माइंड में रखना है कि इसका चार्ट का मकसद क्या होता है। देखिए सबके अंदर डिफरेंस वही आर आ रहा है, क्योंकि ये आइडियल गैसेस के लिए सबके अंदर डिफरेंस वही आर आ रहा है, लेकिन इनकी डिफरेंट जो वैल्यूज है। अगर आप याद करना चाहें बेटा तो मोनोएटॉमिक 357 और ये होता है 579। ठीक है, याद करने का तरीका सिंपल है, मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक है। 3 से शुरू होता है, सीवी जो होती है वो 3 से शुरू होती है 357 और सीपी 5 से शुरू होती है 5 7 और 9। ठीक है, आप एक बात नोट करोगे कि गामा जो होता है वो डिक्रीज जा रहा है। ठीक है, ये देखिए सीपी और सीवी में जैसे इंक्रीज आ रहा है तो गामा फैक्टर के अंदर जो होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मोनोएटॉमिक गैसेस का गामा देखेंगे 1.67 है, इसका गामा डायटोमिक का 1.41 1.4 या 1.41 आ गया, और ये जो गामा होता है ये क्या हो जाता है 1.28 होता है। इनकी वैल्यूज बढ़ रही है, सीपी और सीवी की जैसे वैल्यूज बढ़ती हैं उनके दरमियान जो रेशियो गामा होता है बेटा वो डिक्रीज हो रहा है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। सीपी और सीवी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, तो गामा जो होता है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होता है। आप इसको गामा को भी इस तरह से निकाल सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसकी इसी की बुनियाद पे थे कि जो है वो मोनो या डायटोमिक गैसेस का डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से होता है, तो आप इसको चार्ट को इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद करना है, ध्यान में रखना है, इसी की बुनियाद पे क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है बेटा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, क्योंकि बेटा जो टेस्ट है उसका पैटर्न ये रहा था कि जिस चैप्टर के एक दो टॉपिक्स शामिल थे तो मोस्टली उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन आ रहे थे। इसलिए ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसके बहुत सारे टॉपिक्स पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, स्पेसिफिक हीट्स वगैरह है, तो ये सब सिलेबस के अंदर मौजूद है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है, तो उनको भी हमें पढ़ना होगा कि जो है वो लॉज क्या कहते हैं, ताकि बेसिक्स उसके आपके माइंड में हो। अगर उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उस चीज को कवर कर ले। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कल डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ उसकी बेसिक्स हैं जिनको हम जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। उन बेसिक्स को माइंड में रखिएगा, फिर कल इंशाल्लाह हम जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। बेटा देखें
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हमने 4 प्रोसेसेस पढ़े। आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा, आइसोबेरिक प्रोसेस हमने पढ़ा, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा बेटा, और एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी चीज का टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी चेंज करने के 2 तरीके। एक हीट सप्लाई से, अगर आप उसको हीट दोगे या उसे हीट लोगे तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे आइसोकोरिक आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर दोनों में इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, लेकिन ऑन द कास्ट ऑफ हीट सप्लाइड होती है। इन दोनों के अंदर हम हीट सप्लाई करते हैं तभी जाके इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या कहता है? एडियाबेटिक प्रोसेस कहता है कि बिगैर हीट सप्लाइड के भी इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई हीट न इन फ्लो करती है न आउट फ्लो करती है, लेकिन फिर भी सिस्टम वर्क किया, सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है वो यही कहता है कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। एक, आप हीट सप्लाई करें या आप उसके ऊपर वर्क करें या वो सिस्टम वर्क करे, तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के 2 तरीके। जरूरी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी हीट से ही चेंज हो। इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर बगैर हीट सप्लाइड के भी चेंज हो सकता है विथ वर्क। जो है ये प्रोसेस एडियाबेटिक के अंदर हमने किया था। से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो इस बात के बारे में ये कहता है कि वो कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगा रहा बेटा। फर्स्ट लॉ आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगा रहा कि कितनी हीट आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरह से न्यूटन का लॉ जो होता है ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कोई लिमिट नहीं लगा रहा कि कितनी फोर्स तक एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स लगेगी। इसको लिमिट आगे आइंस्टाइन ने लगाई। तो इसी तरह बेटा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दोगे तो वो आइसोकोरिक में 0% होगी, आइसोथर्मल में 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि आइसोबेरिक प्रोसेस में 0 से ज्यादा होगी, 100% से कम होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई लिमिट नहीं लगा रहा कि कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। वो कहता है 0% भी हो सकती है और 100% भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि 100% हीट की कन्वर्शन वर्क में पॉसिबल है, जो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। दूसरी बात ये कि हीट के फ्लो के बारे में कोई डायरेक्शन तय नहीं करता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई आपको ये नहीं बताता कि हीट का नेचुरल फ्लो किस तरफ होगा, फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी होगा या फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत ही थोड़ी बेटा मुश्किल बात पड़ेगी, थोड़ा दिमाग को खोल के बैठिएगा, थोड़ी ये मुश्किल चीज है, इसको समझना थोड़ा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आइसोथर्मल प्रोसेस 2 ऐसी चीजें बताता है जो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉसिबल है। कौन सी? पहली बात ये बताता है कि टोटल हीट गिवन वर्क में जा सकती, मींस इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट इफिशिएंसी 100%, मींस 100% हीट की कन्वर्शन वर्क में पॉसिबल है। कौन कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है 100%, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं 100% हीट की कन्वर्शन वर्क में पॉसिबल है। इसकी एक और बहुत ही बड़ी जो है ड्रॉबैक है बेटा। सपोज करें बेटा, ठीक है,
सपोज करें हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं। बेटा थोड़ा दिमाग खोल के बैठिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये समझोगे तो आप समझे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप इधर से ही समझ गए। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना ज्यादा मुश्किल होगा। सपोज करें बेटा ये आपके पास है हीट रिजर्वायर, ठीक है। ये आपके पास है हीट रिजर्वायर और ये आप कर रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये आपके पास है आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस में लिख देता हूं इसको कि ये हम कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा, अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर सेट, बेटा ये हुआ है इनिशियल 1000 डिग्री सेल्सियस है। हॉट रिजर्वायर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब सपोज करें यहां से हीट का फ्लो होता है, यहां से हीट का फ्लो होता है अंदर, ठीक है। और इस तरह से ये पिस्टन ऊपर मूव करता जाएगा, पिस्टन ऊपर मूव करता जाएगा, हीट फ्लो करती जाएगी, ठीक है। हीट किस में फ्लो करती जाएगी, इसके अंदर, और ये पिस्टन क्या करता जाएगा, वर्क करता जाएगा, ठीक है। अब देखिए हीट रिजर्वायर एक आइडियल बॉडी होती है, ऐसी बॉडी जिसका अपना टेम्परेचर फॉल न करे, वो हीट देती रहे, ये आइडियल बॉडी है। ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। अगर हम कोई भी हीट रिजर्वायर देंगे, वो जब हीट सप्लाई करेगा तो उसका अपना टेम्परेचर क्या होगा। हम अब कर रहे हैं प्रैक्टिकल बात, कि अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो कोई भी बॉडी जो हीट सप्लाई करेगी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, क्योंकि हीट सप्लाई करेगी तो मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी और टेम्परेचर क्या होता जाएगा, फॉल करता जाएगा। हम ले रहे हैं अब प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं बेटा, हम कोई अब आइडियल चीज नहीं ले रहे। अब इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, फॉल करता जाएगा, इसका टेम्परेचर इस तरह से फॉल करता जाएगा और यहां तक के इसका टेम्परेचर, सपोज करें इसका टेम्परेचर बन गया 30 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये हीट देता जाएगा, वर्क में कन्वर्ट होती जाएगी हीट, और इसका अपना टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका अपना टेम्परेचर होता जाएगा जो है वो टेम्परेचर 30 डिग्री आ गया। आपको पता है नॉर्मली सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री है ना। फॉर एग्जाम्पल एक चीज हम गर्म करते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रूम में रखते हैं, सपोज करें रूम का टेम्परेचर 30 है, तो उस बॉडी से हीट फ्लो करती जाएगी रूम के अंदर। जब उस बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, हीट का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट फ्लो करेगी। तो यहाँ पे बेटा सपोज करें वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यहां से हीट सप्लाई होती जाएगी, वर्क होता जाएगा, वर्किंग सब्सटेंस तक जब उसका टेम्परेचर आ जाएगा, अब ये हीट देना बंद कर देगा, ठीक है। हीट देना बंद कर देगा और ये इंजन क्या करेगा, काम करना छोड़ देगा। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है कि जब हम इंजन को हीट देते हैं तो वो हीट लेता जाएगा, वर्क में कन्वर्ट करता जाएगा। जब तक हीट देने वाले बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तब तक ये हीट देता रहेगा, ये काम होता, वर्क होता रहेगा। लेकिन जब हीट देने वाली बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा तो हीट की फ्लो रुक जाएगी, हीट की फ्लो रुक जाएगी तो फिर वर्क नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इससे अपोजिट बात कहता है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इस हीट देने वाली बॉडी का टेम्परेचर भले इस वर्किंग सब्सटेंस के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, लेकिन जब ये 100% कन्वर्शन ऑफ वर्क इनटू हीट होगी तो फिर इसका टेम्परेचर भले जो है वो 20 डिग्री बन जाए, ठीक है, भले इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बन जाए, लेकिन ये हीट देता रहेगा और वर्क में कन्वर्ट होती रहेगी, क्योंकि 100% हीट वर्क में कन्वर्ट होती है। तो 100% जब हीट वर्क में कन्वर्ट होती है, इसका मकसद है हीट देने वाली बॉडी का टेम्परेचर अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम भी होगा तो भी वो हीट देती रहेगी, वर्क होता रहेगा, क्योंकि 100% हीट किस में चली जाती है, वर्क में चली जाती है। तो दूसरी बात कौन सी हुई, दूसरी बात ये हुई कि आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि हीट कैन आल्सो फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। ये कौन कहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस दो अजीब बातें करता है। पहली कौन सी, कि 100% हीट वर्क में जाएगी, ये भी अजीब बात है, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आउटपुट नहीं मिलेगा। दूसरी अजीब बात कौन सी कहता है कि जब गिवन हीट टोटल चली जाएगी वर्क में तो फिर हीट देने वाली बॉडी हीट देती रहेगी और उसका टेम्परेचर अपना गिरता रहेगा, यहां तक के उसका अपना टेम्परेचर सराउंडिंग से भी कम हो जाएगा, फिर भी वो हीट देती रहेगी और वर्क होता रहेगा। मींस हीट का फ्लो सिर्फ हॉट टू द कोल्ड नहीं होता, हीट का फ्लो कोल्ड टू द हॉट भी हो सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, ये दो बातें हैं जो बड़े ड्रॉबैक्स कहे जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इन दो ड्रॉबैक्स को सही करने के लिए आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन बातों को, कल सेकंड लॉ के अंदर भी डिस्कस करेंगे, सेम बातों को कल डिस्कस करेंगे।